उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चंद सैनिकों के शिकार खेलते हुए काफी दूर निकाल गया और वापस आने का रास्ता भटक गए। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन सही मार्ग नहीं खोज सके। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे तिराहे पर आकर रुके जहां से 3 रास्ते आगे जाते थे। अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ जाएगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, आसपास देखो, कोई तो होगा जो हमें सही रास्ता बता सके। थोड़ी देर में उन्हें एक 10-12 वर्ष का एक बालक दिखा। इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा, बच्चे बादशाह अकबर ने पूछा। उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा, जाना तो आपको स्वयं पड़ेगा। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौंचक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? उसने बताया, महेश दास। और आप कौन हैं? यह भी साथ में पूछ लिया। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो बालक, अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर का अभिवादन किया और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया। अकबर ने प्रसन्न होकर उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उतारकर एक अंगूठी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी दिखाने पर मैं तुम्हें पहचान लूंगा और इनाम दूंगा। यह कहकर अकबर ने किले की तरफ प्रस्थान किया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहांपनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं, महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। अकबर को काफी हैरत हुई, लेकिन महेश दास को इनाम 100 कोड़ों का चाहिए था तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, महेश दास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का इनाम मुझे मिल चुका। अब बाकी के 50 कोड़े आपके दरबान को देना है, मैंने उससे वचन दिया है। पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। अकबर के पूछने पर महेश दास ने बताया कि आपके दरबान ने मुझे इसी शर्त में अंदर आने दिया था कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा उसे दूंगा, तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े का इनाम पे आपके दरबान का ही हक है। ये सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े मरवाए। महेश दास की बुद्धिमत्ता से अकबर काफी प्रभावित होकर कहा कि आज से तुम बीरबल कहलाओगे और मैं तुम्हें हमारे नवरत्नों में शामिल करता हूँ। इस प्रकार से महेश दास का नाम बीरबल पड़ा और वो अकबर के मुख्य सलाहकार नियुक्त हो गए। बीरबल का अर्थ होगा बुद्धिमान व्यक्ति। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे।
अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपनाह, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपनाह, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े-खड़े ये बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपनाह, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। कहानी 2। एक उंगली कटी हुई है। खंडित व्यक्ति की बलि देने की प्रथा उन आदिवासी कबीले वालों में नहीं थी। ऐसा देखने के बाद उन्होंने बादशाह अकबर को मुक्त कर दिया। अब अकबर बादशाह को बीरबल की कही बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, याद आ रही थी। अकबर वहां से जैसे तैसे निकलकर राजमहल पहुंचे, लेकिन उन्हें बीरबल की याद सताने लगी थी क्योंकि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अकबर ने बिना सोचे समझे बीरबल को राज दरबार से जो निकाल दिया था। कहानी 3 है। इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वही था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या? साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50 से 50 कोड़े लगवाए। कहानी 3 के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहांपनाह, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है।
एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उग आई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफाना है। अब बाकी के दो मूर्खों को पेश करो, अकबर बोले। हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा, बीरबल बोला। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा, अकबर इधर उधर देखते हुए बोले। तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर, बीरबल सिर झुकाकर बोला। अब देखिए, मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए, फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप है। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार कर आपे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं, तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अकबर से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है। उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती है। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे, तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही अकबर पानी में कूदते हैं, पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गंवाए कहा, जहांपनाह, आज दरबार में आपके मुझसे जो प्रश्न किया था, मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र को बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं।
इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। कहानी 2 एक बार की बात है। बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया, तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने वह अंगूठी कहाँ उतारी थी? कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया, नहाने जाने के पहले मैंने वह अंगूठी उतारकर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी। नहाकर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी, बीरबल ने कहा, लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने को तलाशा, पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा, तब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर, चोरी हुई है, और चोर आपके सेवकों में से ही कोई एक है। आप इस कमरे की साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा लिया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों को संबोधित कर बोला, संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब चोर का बचना नामुमकिन है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनना था कि 6 सेवकों में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नजर ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई। कहानी 3 ये छोटी सी हिंदी कहानी अकबर बीरबल की कहानियों का अंश है। एक बार बादशाह अकबर ने एक बहेलिये से बहुत ही सुंदर तोता खरीदा। उस तोते को बहेलिये ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलनी सिखाई थी। इस गुण से प्रभावित होकर ही अकबर ने अच्छी कीमत देकर बहेलिये से वह तोता खरीदा था। अकबर जो भी पूछते, तोता उसका झट से उत्तर दे देता और अकबर खुश हो जाते। वह तोता अकबर को बहुत प्रिय हो गया। महल में उसके रहने और खाने पीने के शाही प्रबंध करवाए गए। उसकी देखरेख के लिए कई नौकर चाकर रखे गए, साथ ही उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। अकबर की सभी सेवकों को ये हिदायत थी कि उनके तोते कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और वह किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। यदि किसी ने उसके मरने की खबर दी तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। महल में तोते का खास ख्याल रखा जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन सच में अकबर का प्यारा तोता मर गया। उसके मरते ही सेवकों में हड़कंप मच गया। अब कौन उसकी मौत की खबर अकबर को दे? अकबर के प्रिय तोते की मौत की खबर देना मौत को गले लगाना था। सब परेशान हो गए कि कैसे ये बात अकबर तक पहुंचाई जाए। आखिरकार सबने मिलकर ये फैसला किया कि बीरबल अकबर के करीबी है, इसलिए उनसे ही ये खबर पहुंचाने कहना उचित होगा। हो सकता है अकबर उनकी जान बख्श दे। सारे सेवक बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी बात बताई। बीरबल यह खबर अकबर तक पहुंचाने के लिए राजी हो गए। अगले दिन वह अकबर के पास पहुंचा और बोला, जहांपनाह, आपके प्यारे तोते को जाने क्या हुआ है? न वह खाता है, न पीता है, न बोलता है, न आंखें खोलता है, न ही कोई हलचल करता है। न ही। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि वो मर गया। अकबर खींच कर बोले। बीरबल झट से बोले, जहांपनाह, यही हुआ है। लेकिन ये आपने कहा है, मैंने नहीं।
मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर कुछ कह ही ना सके। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बाकी सेवकों की जान बचा ली। कहानी 4। बीरबल, आप सही हो, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतने लोगों में से आपने पहचाना कैसे? बीरबल बोले, वो तो बहुत ही आसान था। आपने जो चुटकुला सुनाया वो इतना अच्छा नहीं था। फिर भी यहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, किंतु एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वो ही मेहमान है। मालिक के बुरे से बुरे चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का फर्ज होता है, और उसी फर्ज को निभाते हुए आपके सारे कर्मचारी हंसे, किंतु मेहमान नहीं हंसे, और इस वजह से मैंने तुरंत उनको पहचान लिया। वो मेजबान ने बीरबल की होशियारी की तारीफ की और मान लिया कि बीरबल वास्तव में अक्लमंद और चालाक व्यक्ति हैं। कहानी 5। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर घोड़े पर सवार होकर आम के एक बगीचे से गुजर रहे थे। उनके साथ बीरबल, कुछ मंत्री और सैनिक थे। अचानक एक तीर सनसनाता हुआ उनके करीब से निकला और वे बाल बाल बचे। अकबर पर हुआ हमला देखा सैनिक हरकत में आ गए और फौरन उस दिशा में भागे जहां से निशाना साधा गया था। तीर एक झुरमुट के पीछे से आया था। वहां पहुंचने पर सैनिकों को एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। वे उसे पकड़कर अकबर के सामने ले आए। अकबर स्वयं पर हुए हमले से बौखलाए हुए थे। उन्होंने लड़के से इसका कारण पूछा तो लड़का बोला, जहांपनाह, माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको मारना नहीं था। मैंने तो बस उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए तीर चलाया था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। लड़के ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। लड़के ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन अकबर बहुत क्रोधित थे। उनके चाटुकार मंत्रियों ने उन्हें भड़काना प्रारंभ किया कि चाहे जो भी कारण रहा हो, इससे बादशाह सलामत की मौत हो सकती थी। इंसाफ होना चाहिए। जैसे इसने आपको तीरकमान से मारने का प्रयास किया, इसे भी वैसे ही मारना चाहिए। अकबर ने मंत्रियों की सलाह मान लड़के को मौत की सजा सुना दी। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। सैनिक उसे खींचकर एक आम के पेड़ के पास ले गए और उसे पेड़ के तने से बांध दिया। वे लड़के पर तीर से निशाना साधने लगे। बीरबल यह सब देख रहा था। उसे अकबर का यह निर्णय उचित नहीं लगा। वह अकबर से बोला, जहांपनाह, क्या आपको सच में लगता है कि इस लड़के के साथ इंसाफ हो रहा है? यदि आप इसे इसके किए का फल देना चाहते हैं, तो इसके साथ वही करिए जो इसने किया था। आप सैनिकों को आदेश दीजिए कि लड़के पर नहीं, आम पर निशाना साधें। यदि तीर चूक कर लड़के को लग गया, तब इंसाफ होगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया है। उन्होंने लड़के को उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चंद सैनिकों के शिकार खेलते हुए काफी दूर निकाल गया और वापस आने का रास्ता भटक गए। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन सही मार्ग नहीं खोज सके। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे तिराहे पर आकर रुके जहां से 3 रास्ते आगे जाते थे। अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ जाएगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, आसपास देखो, कोई तो होगा जो हमें सही रास्ता बता सके। थोड़ी देर में उन्हें एक 10-12 वर्ष का एक बालक दिखा। इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा, बच्चे बादशाह अकबर ने पूछा। उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा, जाना तो आपको स्वयं पड़ेगा। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौचक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? उसने बताया, महेश दास। और आप कौन है? यह भी साथ में पूछ लिया। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो बालक, अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर का अभिवादन किया और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया।
अकबर ने प्रसन्न होकर उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उतारकर एक अंगूठी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी दिखाने पर मैं तुम्हें पहचान लूंगा और इनाम दूंगा। यह कहकर अकबर ने किले की तरफ प्रस्थान किया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहांपनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचान कर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बके रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। अकबर को काफी हैरत हुई, लेकिन महेश दास को इनाम 100 कोड़ों का चाहिए था तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए महेश दास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का इनाम मुझे मिल चुका। अब बाकी के 50 कोड़े आपके दरबान को देना है। मैंने उससे वचन दिया है। पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। अकबर के पूछने पर महेश दास ने बताया कि आपके दरबान ने मुझे इसी शर्त में अंदर आने दिया था कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा उसे दूंगा, तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े का इनाम पे आपके दरबान का ही हक है। ये सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े मरवाए। महेश दास की बुद्धिमता से अकबर काफी प्रभावित होकर कहा कि आज से तुम बीरबल कहलाओगे और मैं तुम्हें हमारे नवरत्नों में शामिल करता हूँ। इस प्रकार से महेश दास का नाम बीरबल पड़ा और वो अकबर के मुख्य सलाहकार नियुक्त हो गए। बीरबल का अर्थ होगा बुद्धिमान व्यक्ति। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपनाह,
क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपनाह, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े-खड़े ये बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहांपनाह, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। कहानी 2। एक उंगली कटी हुई है। खंडित व्यक्ति की बलि देने की प्रथा उन आदिवासी कबीले वालों में नहीं थी। ऐसा देखने के बाद उन्होंने बादशाह अकबर को मुक्त कर दिया। अब अकबर बादशाह को बीरबल की कही बात जो होता है अच्छे के लिए होता है याद आ रही थी। अकबर वहां से जैसे तैसे निकलकर राजमहल पहुंचे, लेकिन उन्हें बीरबल की याद सताने लगी थी क्योंकि उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अकबर ने बिना सोचे समझे बीरबल को राज दरबार से जो निकाल दिया था। कहानी 3 है। इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बालों और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग में आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वही था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हुजूर की ये इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। ये आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या? साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सजा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50 से 50 कोड़े लगवाए।